दोस्तों, तुम अपना दिन शुरू करते हो एक खतरनाक खबर सुन के। जुपिटर ने अभी सैटर्न को निगल लिया है और यह यहां रुकता नहीं है। जुपिटर अभी बाकी सभी ग्रहों को निगलने की तरफ बढ़ रहा है। जुपिटर ने पहले भी किसी ग्रह को निगल लिया है। लगभग 4.5 बिलियन साल पहले एक प्रोटोप्लैनेट जवान जुपिटर में टकरा गया था। प्रोटोप्लैनेट 10 गुना पृथ्वी के मास का था, जो कि चट्टानी और बर्फ से बना हुआ था। जुपिटर का केंद्र टूटा और ज्यादा घन तरल पदार्थ हाइड्रोजन और हीलियम के साथ मिल गया। कुछ बिलियन साल बाद भारी पदार्थ फिर से घन केंद्र में बैठ गया, जो आज हम देखते हैं। दोस्तों, एक ग्रह को निगलना तो एक बात है, लेकिन क्या जुपिटर सब ग्रहों को निगल सकता है? दोस्तों, इस स्थिति में तुम देखोगे ग्रहों को सबसे बड़े से सबसे छोटे तक निगलते हुए। हां, हम पृथ्वी को अंत में बचा रहे हैं। दोस्तों, जुपिटर का पहला शिकार सैटर्न होगा। पृथ्वी से तुम इन गैस जायंट्स को 2 रोशनियों के रूप में देख सकते हो, और अगर तुम रात को आसमान की तरफ देखते हो जब जुपिटर सैटर्न को निगलता है, तो तुम देखोगे कि जुपिटर कितना तेज हो गया है। लेकिन अगर तुम घाटी के करीब हो तो तुम पूरा काओस देखोगे। जुपिटर सिर्फ सैटर्न से 3 गुना भारी है, इसलिए यह एक ऐसे ग्रह को निगल रहा है जो उसके लगभग बराबर का है। दोस्तों, सबसे पहले उनके चंद्रमा टकराएंगे, जो बड़ी मात्रा में कूड़ा उत्पन्न करेंगे। कुछ चंद्रमा के अवशेष जुपिटर पर गिर जाएंगे और कुछ कूड़ा आसमान में तैर जाएगा। जब जुपिटर सैटर्न में टकराएगा, जुपिटर के ऊपर का तापमान सूरज से भी ज्यादा गर्म हो जाएगा। जो सैटर्न के बचा हुआ है वह जुपिटर के वातावरण में घुल जाएगा। वे एक हो जाएंगे। दोस्तों, सैटर्न को निगल लेने से जुपिटर का भारी मान और खींचाव 30% बढ़ जाएगा। जुपिटर अब नए प्रमुख रिंगों के साथ दिखेगा, जो टूटी हुई चंद्रमाओं से बने होंगे। अगला शिकार होंगे 2 आइस जायंट्स, यूरेनस और नेपट्यून। यूरेनस के 27 चंद्रमा जुपिटर के रिंगों से टकराएंगे, जो तैरते मलबे में मिल जाएंगे। यूरेनस में पानी, मेथेन और अमोनिया से बना एक ठंडा केंद्र होगा, लेकिन नेपट्यून का अंदर का केंद्र चट्टान से होगा। चाहे कुछ भी हो, दोनों केंद्रों को जब जुपिटर में टकराएंगे तो पिघल जाएंगे। अब जुपिटर लगभग 30% भारी होगा और दोस्तों, यह अपने पहले चट्टानों के भोजन की तरफ बढ़ेगा। चट्टानी ग्रह वीनस और मार्स तो जुपिटर के केंद्र तक पहुंचेंगे भी नहीं। वे जुपिटर के वातावरण में ऐसे ही जल जाएंगे जैसे वे कुछ एस्टेरॉयड हों। दोस्तों, फिर हमारे अंतिम ग्रह के पड़ोसी को हम इस भड़क गए जुपिटर में देखेंगे। मर्क्यूरी जुपिटर के सबसे बड़े चंद्रमा गणिमीड से भी छोटा है, इसलिए यह जुपिटर के रिंगों में फट के टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, जिससे तेजी से मलबा बढ़ेगा। अब सिर्फ पृथ्वी और जुपिटर बचेंगे और पृथ्वी बड़ी मुश्किल में होगी। लेकिन जुपिटर हमारे ग्रह को निगलने के लिए कैसे जाएगा? हमेशा की तरह दोस्तों, बिना केवल 6 ग्रह निगलने के जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर प्रभावित होता है। हर 4,05,000 वर्ष में जुपिटर और वीनस के खींचने से पृथ्वी का कक्ष ऑर्बिट बदलता है। इससे गर्म गर्मी, ठंडी सर्दियां और ट्रॉपिक्स में अधिक वर्षा होती है। और अब जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण 40% अधिक मजबूत होगा। लेकिन जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण सूरज के गुरुत्वाकर्षण के लिए अभी भी मुकाबला नहीं है। इसलिए दोस्तों, जुपिटर को पृथ्वी को निगलने के लिए बस उसी तरह आना पड़ेगा जैसे कि उसने हमारे सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों को निगला। दोस्तों, जुपिटर के पास चट्टानी ग्रहों की तरह कोई सख्त सतह नहीं है। तुम कह सकते हो कि जुपिटर एक बड़ा घन बॉल ऑफ गैस है। उसका सतह तभी परिभाषित होता है जब उसका वायुमंडल का प्रेशर पृथ्वी के बराबर हो जाता है। नहीं, जैसे कि बाकी ग्रहों, पृथ्वी और उस पर जितना जीवन है वह सब जल जाएगा। सबसे पहले जब हम जुपिटर के रिंगों से गुजर रहे होंगे, हमें एस्टेरॉयडों से घिरा हुआ देखना पड़ेगा। दोस्तों, मैं नहीं लगता कोई बचेगा, लेकिन अगर बच गए तो वह देखेंगे कि पृथ्वी जुपिटर के वातावरण में घुसने पर जल उठ रही है। जुपिटर इतना बड़ा है कि अगर उसे 7 ग्रह निगलने पड़ते हैं तो उसका साइज भी डबल नहीं होगा। दोस्तों, अब अगर जुपिटर और भी बड़ा हो जाता है तो क्या होगा? ठीक है, अगर जुपिटर अपना मान 400% बढ़ा ले तो वह लगभग वैसा ही साइज रहेगा। लेकिन अधिकतम मान इसे इतना घन बना देगा कि वह अपने आप पर आकर्षित होने लगेगा। वह बड़ा होने के बजाय छोटा हो जाएगा। और अगर जुपिटर अपना मान 70,000% बढ़ा ले तो वह एक फ्यूजन रिएक्शन को ट्रिगर कर सकता है और एक स्टार की तरह जलने लगेगा। सोचो दोस्तों, सोलर सिस्टम में एक नहीं
बल्कि 2 सितारे होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं कैसा होगा।